क्या आप लोगों को ये पता है, इंडिपेंडेंस के टाइम $1 परचेज करने के लिए अपने को ₹1 देना पड़ता था, और आज वो सेम डॉलर परचेज करने के लिए अपने को अप्रोक्सीमेटली ₹73 पे करना पड़ता है। चलिए समझते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, और आखिर ऐसा हुआ क्या कि $1 73 तक पहुंच गया। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले एक्सचेंज रेट समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम लोग अपने होम कंट्री के करेंसी को किसी फॉरेन कंट्री के करेंसी के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल्स टू 73 रुपीज, ये एक्सचेंज रेट है। €1 इज इक्वल्स टू 88 रुपीज, एक्सचेंज रेट है। वन पाउंड इज इक्वल्स टू 103 रुपीज, ये एक्सचेंज रेट है। अब देखिए, समझते हैं डीवैल्यूएशन क्या होता है। जब भी हम लोग अपने कंट्री के करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को कम कर देते हैं लेकिन इंटरनल वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डीवैल्यूएशन बोलते हैं। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 100 रुपीज का कोई कमोडिटी यूएस से इंपोर्ट किया, परचेज किया। उस वक्त डॉलर का रेट ₹50 था। मतलब अगर हम लोगों को उसका सेटलमेंट करना है, पेमेंट करना है, तो हम लोगों को $100 इंटू 50, 5,000 रुपीज सामने वाले एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों ने कुछ परचेज किया। मान लीजिए हम लोग अपने कंट्री के करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, उस हमारे कंट्री के करेंसी को कि एक्सटर्नल वैल्यू को कम कर दिया। इंटरनल वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सटर्नल वैल्यू कम कर दिया। मतलब आज अगर हमको उस डॉलर का पेमेंट करना है जो कमोडिटी हमने परचेज किया था, तो मेरे को 100 इंटू 70 दैट इज 7,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि डी वैल्यू करने से इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। किसी भी कंट्री के करेंसी को डी वैल्यू करने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे प्राइमरी रीजन है नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, एक्सपोर्ट अर्निंग्स माइनस इंपोर्ट पेमेंट। जब भी आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग्स होता है, फॉरेन करेंसी का अर्निंग्स होता है। और जब भी आप किसी फॉरेन करेंसी से इंपोर्ट करते हो, तो आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अर्निंग्स माइनस इंपोर्ट पेमेंट। अब देखिए, कोई भी कंट्री और उसका गवर्नमेंट हमेशा यही चाहेगा कि वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग्स होगा, और जितना कम आप इंपोर्ट करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर कम पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग वापस आए, 100 रुपीज के कमोडिटी को इंपोर्ट करने के लिए पहले हम लोग 5,000 रुपीज पे कर रहे थे, और अब उसी सेम कमोडिटी को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग 7,000 रुपीज पे कर रहे हैं। मतलब करेंसी को डी वैल्यू करने से इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप इस सेम एग्जांपल को एक एक्सपोर्टर के एंगल से देखो, एक इंडिया का एक्सपोर्टर अगर किसी फॉरेन कंट्री में कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है, उसको 5,000 रुपीज का एक्सचेंज अर्निंग होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने एक्सचेंज रेट को डी वैल्यू कर दें, अगर हम लोग अपने करेंसी को डी वैल्यू कर दें, तो वो सेम कमोडिटी अब उसको एक्सपोर्ट करने पे 7,000 रुपीज का इनकम होता है। मतलब अगर हम लोग अपने करेंसी को डी वैल्यू कर दें, तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है या एक्सपोर्ट ल्यूक्रेटिव हो जाता है। एक्सपोर्टर्स चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, और इंपोर्टर्स कम से कम इंपोर्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। देखिए, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस वक्त इंडिया के बैलेंस शीट में कोई भी फॉरेन लोन, कोई भी एक्सटर्नल डेट नहीं था। लेकिन ब्रिटिश के इंडिया से जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी टू एन एक्सटेंट पैरालाइज हो चुका था, क्योंकि हमारे पास कैपिटल का कमी था और प्लानिंग इम्प्रॉपर था। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रीज से एक्सटर्नल बोरिंग्स लिया, लोन लेना चालू कर दिया फॉरेन के कंट्रीज से। अब देखिए, जो पैसा हम लोगों ने बोरो किया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए। 1950 से 1960 के बीच में जब इस लोन को रीपेमेंट करने का टाइम आया, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं था। तो इस कैश क्रंच को फुलफिल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने कैश प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब इकोनॉमिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज के सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, तो उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हुआ। जब हम लोगों ने करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, करेंसी के सप्लाई को इंक्रीज करना चालू कर दिया, तो हमारे इंडियन करेंसी का वैल्यू गिर गया। और ये फर्स्ट टाइम हमारा करेंसी डी वैल्यू हुआ, जब $1 के अगेंस्ट में हमारा इंडियन करेंसी 4.75 हो चुका था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन करेंसी वाज डी वैल्यू। 1962 से 66 के बीच में इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और सूखा पड़ने के कारण इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो चुका था एंड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इन दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड को एनकरेज किया, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें
और हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आए। और इस बार वापस सेकेंड टाइम हमारा करेंसी डीवैल्यू हुआ जब $1 7 के बराबर हो गया। 1973 से 1990 के बीच में वर्ल्ड के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, क्रूड के प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया। अब इकोनॉमिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी चीज के सप्लाई को बहुत ज्यादा कम करते हैं तो उसका प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। सिमिलरली जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने क्रूड के प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया तो ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडिया हमेशा से क्रूड के इंपोर्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट था। तो हमारा इंपोर्ट ऑयल बिल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इंपोर्ट बढ़ने के कारण हमें अपने करेंसी को वापस डीवैल्यू करना पड़ा। इसी पीरियड के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के कारण फॉरेनर्स का इंडियन इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस कम हो चुका था और $1 17.50 तक चला गया। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के लिए सबसे मिजरेबल टाइम था, जहां पर ट्रेड डेफिसिट जीडीपी का 7.8% हो चुका था, इन्फ्लेशन रेट 14% और गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 39% केवल इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर एक बार हमारा करेंसी डीवैल्यू हुआ ₹24.58। कुछ और भी रीजंस है इंडियन रुपी के डेप्रिशिएट होने के पीछे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था बल्कि यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था, विद द एक्सपेक्टेशन कि यूएस का फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। इन इलास्टिक डिमांड क्रूड ऑयल का, ह्यूज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, ह्यूज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स, 1997 का एशिया क्राइसिस, 2007-8 का ग्लोबल क्राइसिस और न्यूक्लियर टेस्ट, ये कुछ ऐसे और रीजंस है जो कंटिन्यूअसली इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जर्नी समझ में आया, कहां से $1 ₹1 और आज $1 73 तक पहुंच चुका है। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोगों।